तो आपका एक बार फिर से स्वागत है अनिल ढाका क्लासेज में। देखिए बच्चों, हमने यूनिट नंबर 3 जो बॉटनी की हम लोग कर रहे हैं उसमें लेसन नंबर जो 10 था वो कल ही कंप्लीट किया है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण बड़ा चैप्टर था, कल ही हमने पूरा किया है। आज इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला जो चैप्टर है 11 नंबर चैप्टर। वो भी थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन 10वें 11वें चैप्टर से प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। 11 नंबर चैप्टर की बात करते हैं तो नाम है श्वसन। हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण क्रिया, जैसे जंतुओं में वैसे ही पादपों के अंदर भी श्वसन की क्रिया होती है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है रेस्पिरेशन। इसकी हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन की। श्वसन, जिस प्रकार से जंतुओं में श्वसन की क्रिया होती है उसी प्रकार पादपों के अंदर भी श्वसन की क्रिया होती है, जिससे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो हैं वो सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित होते हैं, साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। पादपों के अंदर हम लोग 2 प्रकार के श्वसन की बात करने वाले हैं। एक तो ऑक्सी श्वसन की बात करेंगे, वायवीय श्वसन बोल सकते हो इसको। दूसरा है अनोक्सी श्वसन। दोनों की अभी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन की बात है हम लोग करेंगे। हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन की, परिभाषा की बात करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल परिभाषा है कि सजीव में जो सजीव सेल्स हैं, सजीव कोशिकाएं हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सजीव कोशिका में संपन्न होने वाली वह प्रक्रिया, अर्थात हम निर्जीव की बात नहीं करते हैं। निर्जीव के अंदर श्वसन की क्रिया नहीं होती है, केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, सजीव जो होते हैं, उनके अंदर यह प्रक्रिया होती है। तो उनमें संपन्न होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें उच्च ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ, हाई एनर्जी वाले जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हाई एनर्जी वाले जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो विघटित होकर सिंपल एंड लो एनर्जी वाले कंपाउंड्स के अंदर विभाजित हो जाते हैं, अर्थात सरल एवं निम्न ऊर्जा वाले अणुओं में टूट जाते हैं या अलग हो जाते हैं। इस क्रिया के साथ में ऊर्जा विमुक्त होती है। अधिक मात्रा में क्या विमुक्त होती है? ऊर्जा विमुक्त होती है। इस प्रकार की क्रिया को श्वसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेस्पिरेशन कहा जाता है। परिभाषा फिर से सुन लो। सजीव में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें उच्च ऊर्जा वाले व जटिल कार्बनिक पदार्थ विघटित होकर सरल व निम्न ऊर्जा वाले अणुओं में विभाजित हो जाते हैं तथा साथ में ऊर्जा निकलती है या ऊर्जा मुक्त होती है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन कहा जाता है। श्वसन की अगर हम बात करते हैं तो श्वसन की प्रक्रिया में CO2 का विमोचन होता है, अर्थात CO2 जो है मुक्त, CO2 जो है काम में ली जाती है, O2 का उपभोग होता है, साथ में विभव ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। किस में परिवर्तन होता है? विभव ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इसके साथ ही आपको बता देता हूँ जो 2 प्रकार की श्वसन क्रिया, 2 प्रकार के रासायनिक समीकरण के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। एक रासायनिक समीकरण जो है वो है ऑक्सी श्वसन की, जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होगा, अर्थात कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेगा और साथ में जल का निर्माण होगा और साथ में अधिक मात्रा में जो है ऊर्जा मुक्त होगी, जिसे ऑक्सी श्वसन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑक्सी श्वसन बोला जाता है। दूसरा, जिसमें ग्लूकोज या कार्बनिक पदार्थ है वो बिना ऑक्सीजन के उपयोग से एल्कोहल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है और बहुत कम ऊर्जा का जो ऊर्जा है वो मुक्त होती है। ऐसा अगर हम बात करें तो अनोक्सी श्वसन कहलाता है। इनके हम विस्तार से बात करेंगे, डिफरेंस की भी बात करेंगे और इनके बीच में जो संबंध है उसकी भी बातें करने वाले हैं। तो ये हो गई रेस्पिरेशन की डेफिनेशंस। अब हम बात करते हैं श्वसन के क्रियाधार या श्वसनाधार, सबस्ट्रेट क्या होते हैं रेस्पिरेशन के। करते हैं श्वसन के क्रियाधार की, सबस्ट्रेट ऑफ रेस्पिरेशंस। इनको श्वसनाधार भी आप लोग बोल सकते हो, श्वसनाधार भी आप लोग बोल सकते हो। देखो क्या होते हैं, श्वसन की क्रिया में
काम आने वाले उच्च ऊर्जा युक्त पदार्थ, श्वसन की क्रिया में काम आने वाले उच्च ऊर्जा युक्त पदार्थ जो ऑक्सीकृत होकर, क्या होकर, जो ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा मुक्त करते हैं। श्वसन की क्रिया में काम आने वाले उच्च ऊर्जा युक्त पदार्थ जो ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा मुक्त करते हैं क्रियाधार कहलाते हैं, या सबस्ट्रेट कहलाते हैं, या श्वसनाधार कहलाते हैं। ये मुख्यतया कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि हो सकते हैं। सीधी सी बात है, हमने C6H12O6 + O2 लिखा, जिससे ऑक्सीजन और वो जो है ऑक्सीकृत हुआ ग्लूकोज और ऊर्जा मुक्त की उसने। अभी प्रकार की बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ऑक्सी एंड अनऑक्सी रेस्पिरेशन, ठीक है। तो हम बात वहां करेंगे कि कार्बनिक पदार्थ, उच्च ऊर्जा युक्त जो पदार्थ है वो ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा मुक्त करते हैं, उसे क्रियाधार कहते हैं। ये क्रियाधार हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वसा हो सकता है, प्रोटीन हो सकती है, ठीक है। अब हम अगर बात करें प्राथमिक क्रियाधार की, प्राथमिक क्रियाधार बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट को। किसको बोला जाता है? कार्बोहाइड्रेट को प्राथमिक क्रियाधार माना जाता है। और यह प्रयुक्त होने वाला क्रियाधार है हेक्सोस शर्करा कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा कौन सा होता है? हेक्सोस शर्करा, C6H12O6। हेक्सोस शर्करा कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे ज्यादा प्रयुक्त होती है, ठीक है। और प्राथमिक कार्बोहाइड्रेट जो है श्वसनाधार या क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके बाद में ब्लैकमैन ने बताया, ब्लैकमैन, कल हमने बात सीमाकारी कारकों की बात की थी, वही ब्लैकमैन है। ब्लैकमैन ने यह बताया कि कार्बोहाइड्रेट से होने वाला श्वसन, अगर जिस श्वसन की अभिक्रिया में अगर कार्बोहाइड्रेट प्रयुक्त होता है तो ऐसे श्वसन को प्लावी श्वसन कहा जाता है। ऐसे श्वसन को क्या कहा जाता है? प्लावी श्वसन कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल है। ब्लैकमैन ने क्या बताया कि कार्बोहाइड्रेट से होने वाला श्वसन क्या कहलाता है? प्लावी श्वसन कहलाता है। एंड प्रोटीन से होने वाला श्वसन जो है वो जीवद्रव्यीय श्वसन कहलाता है। प्रोटीन से होने वाला क्या कहलाता है? जीवद्रव्यीय श्वसन कहलाता है, जो भूखमरी और रोगों के समय होता है। भूखमरी और जो रोग, कोई रोग महामारी फैलती है तब ज्यादातर ये होता है। तो ये हमने बात की क्रियाधार या श्वसनाधार की। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। 2 प्रकार की क्रिया, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है ऑक्सी श्वसन या इसे वायुवीय श्वसन बोलते हैं। दूसरा होता है अनोक्सी श्वसन, अनोक्सी श्वसन, अवायवीय श्वसन। नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सी श्वसन, अर्थात इसमें O2 का उपयोग होगा और इसमें O2 का उपयोग नहीं होगा। सीधी बात अगर करें सिंपल परिभाषा की तो इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होगा, इसमें नहीं होगा। यह विभिन्न लगभग अधिकांश पादपों में यही प्रक्रिया होती है ऑक्सी श्वसन की, जबकि ये कुछ जीवाणुओं, कवक तथा कुछ अंकुरित होते बीजों में अभी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सी श्वसन की बात करते हैं। देखो दोनों प्रकार ऑक्सी श्वसन की। सबसे पहले ऑक्सी श्वसन की वायवीय श्वसन भी इसको बोलते हैं, वायु श्वसन भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वायु श्वसन भी इसको बोला जाता है। ध्यान से समझना इसको। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है, अर्थात वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है कौन सा श्वसन कहलाता है? ऑक्सी श्वसन कहलाता है। बिल्कुल सिंपल है। और देखिए इस प्रकार के श्वसन में होता क्या है? यह होता है कि मान लीजिए कोई क्रियाधार कार्बनिक खाद्य पदार्थ है। ये कार्बनिक खाद्य पदार्थ जो होता है ये O2 की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में इसका पूर्ण अपघटन हो जाता है और साथ में ऊर्जा निकलती है, बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है, अधिक ऊर्जा जो है वो निकलती है। इस प्रकार के श्वसन को ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहा जाता है। कार्बनिक खाद्य पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में
जल और कार्बन डाइऑक्साइड में पूर्ण अपघटन होना और साथ में अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलना ऑक्सीशोषण कहलाता है। इसकी अभिक्रिया की बात करते हैं तो कार्बनिक पदार्थ C6H12O6 जो 6 अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण अपघटित होकर 6 कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 जल के अणु बनाता है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 किसके अणु बनाता है? जल के अणु बनाता है और साथ में 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी मुक्त होती है ऊर्जा? 686 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है। तो ये संतुलित अभिक्रिया है, आप इसको देख सकते हो। अगर C के यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी C के 6 ही है। यहाँ पे ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 6 और 12 18 हो गए। यहाँ पे बात करते हैं 6 6 12 और 12 6 18। यहाँ पे ऑक्सीजन के, यहाँ पे हाइड्रोजन के 12 हैं और यहाँ पे अगर बात करें 6 2 12 है। तो इस प्रकार से ये संतुलित अभिक्रिया है। कई बार परीक्षा के अंदर क्या होता है कि सीधा पूछ लेते हैं ऑक्सीशोषण की केवल रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, तो आपको ये अभिक्रिया लिखनी है, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो अगर आपको परिभाषा याद है कि कार्बनिक खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल और CO2 के अंदर विघटित होकर अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से 686 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है। ये इस प्रकार का ऑक्सीशोषण है, ये अधिकांश पादपों में पाया जाता है। ठीक है, इसके अपोजिट बात करते हैं अनऑक्सीशोषण की। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य थी, यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, अर्थात ऐसा शोषण जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया जाता है, ऐसा शोषण जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग जो है वो नहीं किया जाता है अनऑक्सीशोषण कहलाता है। इसमें जो कार्बनिक खाद्य पदार्थ है वो एल्कोहल अथवा कार्बनिक अम्ल तथा CO2 में उसका पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है या पूर्ण अपघटन नहीं होता है और साथ में ऊर्जा निकलती है, बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो परिभाषा क्या होगी? ऐसा शोषण जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसका कार्बनिक खाद्य पदार्थ का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे वो एल्कोहल या कार्बनिक अम्ल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है, तो साथ में बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ऐसा शोषण अनऑक्सीशोषण कहलाता है। अगर इसकी रासायनिक समीकरण की बहुत बार पूछी गई है, अगर इसकी रासायनिक समीकरण की बात करते हैं तो C6H12O6 जो है ये कार्बनिक खाद्य पदार्थ जो है ये एल्कोहल C2H5OH के 2 अणुओं और साथ में 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड में विभाजित हो जाता है और साथ में 56 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है मुक्त होती है, जो ऑक्सीशोषण से लगभग बहुत गुना, ठीक है ना, बहुत गुना मतलब लगभग 12-13 गुना कम है। तो ऑक्सीशोषण के अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकलती है जबकि अनऑक्सीशोषण में बहुत कम। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें अनऑक्सीशोषण की तो अंकुरित होते बीजों में मांसल फलों युक्त मांसल फल जो है उनके अंदर, इसके अलावा कुछ कवक और कुछ जो जीवाणु है उनके अंदर ये नियमित रूप से अनऑक्सीशोषण है वो पाया जाता है। अब देखिए इन दोनों के अंदर ही हम डिफरेंस की बात करेंगे, डिफरेंस बिटवीन अनऑक्सी एंड ऑक्सी रेस्पिरेशंस। ठीक है, ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण में अंतर की हम लोग बात, ऑक्सीशोषण एवं अनऑक्सीशोषण में अंतर। सबसे पहले मैंने अंतर में आपको बताया था, आपको सारणी ऐड करनी है। एक तरफ आपको एक नाम लिखना है, दूसरी तरफ एक लिखना है। एक तरफ आप लिख सकते हो ऑक्सीशोषण और दूसरी तरफ आप लिख सकते हो अनऑक्सीशोषण। टेबल मैं आपको नोट्स के अंदर डाल दूंगा इसके, और बनानी। एक तरफ आप इसका सीरियल नंबर जो है वो लिख सकते हो, कितने नंबर अंतर हम कर रहे हैं। सबसे पहले 1 नंबर की बात करते हैं। ऑक्सीशोषण, सीधी सी बात है, ऑक्सीशोषण में O2 की आवश्यकता होती है, O2 की उपस्थिति जो है वो जरूरी है, जबकि अनऑक्सी में O2 जो उपस्थिति है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। 2 नंबर हम बात करते हैं, महत्वपूर्ण बात जो है इसके अंदर जो ऑक्सीशोषण था, इसमें जो कार्बनिक पदार्थ था उसका पूर्ण
पूर्ण अपघटन हो रहा था, पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा था, जबकि यहाँ पे पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो रहा था। इसके अलावा अगर हम बात करें 3 नंबर अगर बात करते हैं तो ऑक्सीशोषण जो है वो उसके अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया आगे पढ़ेंगे अभी हम, साइट ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन के स्थल की बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रेब्स चक्कर व ग्लाइकोलाइसिस आदि के अंदर संपन्न होता है, जबकि ये केवल साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका दरों में संपन्न होता है। किसमें संपन्न होता है? कोशिका दरों में संपन्न होता है। इसके अलावा ऑक्सीशोषण के अंदर 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि ऊर्जा काफी मात्रा में निकलती है और इसमें ओनली 2 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। कितने अणुओं का निर्माण होता है? 2 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। ऑक्सीशोषण के अंदर अगर बात करें तो जो हमने कार्बनिक पदार्थ लिया था C6H12O6, उसके द्वारा क्या क्या बन रहा था? CO2 प्लस H2O बन रहा था, जबकि यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इससे C2H5OH अर्थात एल्कोहल या कार्बनिक अम्ल तथा साथ में क्या निकल रहा था? CO2 निकल रहा था। 6 नंबर बात करते हैं, पाए किस में जाते हैं? ऑक्सीशोषण तो लगभग सभी सजीव कोशिकाओं के अंदर होते हैं, जो लिविंग सेल्स होती हैं, सभी लिविंग सेल्स होती हैं उनके अंदर लगभग पाया जाता है। जबकि हम अगर बात करें अनोक्सीशोषण की तो ये कुछ जीवाणुओं, कुछ संग्रहित किए हुए अंकुरित बीजों, ठीक है, और कुछ कवकों के अंदर ये नियमित रूप से पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने 6 अंतरों की बात की, लगभग आपको 4 तो आनी चाहिए। O2 प्रेजेंट, O2 एब्सेंट, कार्बनिक पदार्थ का पुनः अपघटन यहाँ नहीं होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स चक्र में ग्लाइकोलाइसिस चक्र में संपन्न होता है। ये ऑक्सीशोषण अनोक्सीशोषण केवल कोशिका दरों में संपन्न होता है। इसमें 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, इसमें 2 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड व H2O बनते हैं, इसमें एल्कोहल या कार्बनिक अम्ल तथा CO2 बनते हैं। और इसके ये जो है सभी सजीव कोशिकाओं में, और अगर अनोक्सीशोषण की बात करते हैं तो ये कुछ ही जीवाणु कवकों और संग्रहित किए हुए अंकुरित बीजों के अंदर ही होते हैं। अब देखिए हम साइट जो है, स्थल जो है, उनसे पहले ऑक्सी और अनोक्सीशोषण में संबंध की बात कर लेते हैं। लेकिन आपके समझ में तो ये तब आएगा जब आगे हम ऑक्सी और अनोक्सीशोषण के मेथड्स की बात कर लेंगे। लेकिन एक बार देख लीजिए कि ऑक्सी और अनोक्सीशोषण में संबंध, यहाँ तक संबंध है, यहाँ तक संबंध ये है कि ग्लूकोज का एक अणु काम आता है। हमने ऑक्सीशोषण के अंदर भी C6H12O6 लिया था रासायनिक समीकरण में, और अनोक्सीशोषण के अंदर भी यही लिया था। तो ये ग्लूकोज का एक अणु C6H12O6 काम आता है। ये यहाँ C6H12O6 है, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया जो साइटोप्लाज्म या कोशिका दरों में होती है, किसमें होती है? कोशिका दरों में होती है। इसके द्वारा पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है, 3 कार्बन परमाणु युक्त यौगिक पाइरुविक अम्ल CH3COCOH का निर्माण होता है। अब यहां तक संबंध है। अब ये पाइरुविक अम्ल जो होता है ये O2 की अनुपस्थिति में तो क्या करता है? अगर पाइरुविक अम्ल को O2 नहीं मिल पाता है तब तो ये कोशिका दरों के अंदर एल्कोहल या कार्बनिक अम्ल साथ में 6 अणु अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के, और साथ में बहुत ही कम ऊर्जा का उपयोग करता है, 56 किलो कैलोरी। और अगर इस पाइरुविक अम्ल को O2 मिल जाती है, अर्थात O2 की उपस्थिति में, अर्थात ऑक्सीशोषण, यह तो अनोक्सीशोषण हो गया। अगर इसको ऊर्जा मिल जाती है, O2 अगर मिल जाती है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एसिटिल कोएंजाइम A का निर्माण करता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स चक्कर में होते हुए 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड, 6 अणु जल के, और साथ में बहुत ऊर्जा जो है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, 686 किलो कैलोरी से ऑक्सीशोषण। ये बात हम समझेंगे मेथड से, लेकिन मेथड से पहले हम साइट ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, जो उसका मुख्य कोशिकांग जो होता है
वो कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसकी बात अभी हम करते हैं स्थल की, जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, श्वसन का स्थल अर्थात साइट ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे हमने फोटोसिंथेसिस के अंदर बात की थी, किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर हमने बात की थी साइट की, कौन सा था बच्चों, उसके अंदर था क्लोरोप्लास्ट। कौन था, क्लोरोप्लास्ट अर्थात हरित लवक। और अब श्वसन के अंदर बात कर रहे हैं, तो श्वसन के अंदर अगर हम बात करेंगे कि श्वसन में कौन होगा, तो ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, जिसे इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया तथा हिंदी में अगर बात करें तो सूत्रकणिका कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, सूत्रकणिका कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया तथा सूत्रकणिका इसको बोला जाता है। इसके बारे में विस्तार से आपको जानना है तो कक्षा 11 की वीडियो में डाला हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया लगा के अनिल ढाका सर्च कर देना तो आपको ये मिल जाएगा विस्तार से, आप वहीं से भी इसको जान सकते हो। बाकी मैंने नीचे स्क्रीन पे दिखा रखा है, ये आप लिखकर, जो आपको दिख रहा है टाइटल, ये लिखकर भी आप इसको प्राप्त कर सकते हो। और इसकी मैं जो है लिंक जो है वो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप जो है इसको देख सकते हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, और सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। सभी यूकेरियोटिक का मतलब जिनमें जो कैरियन होता है, केंद्रक होता है, सुविकसित केंद्रक होता है, उन सभी कोशिकाओं के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। दोहरी झिल्ली युक्त होता है। एक झिल्ली जो बाहर की तरफ होती है उसे बाह्य झिल्ली बोला जाता है, और एक तो बाहर की तरफ होती है इस प्रकार, और एक अंदर की तरफ होती है। बाहर वाली को बोला जाता है बाह्य झिल्ली। क्या बोला जाता है, बाह्य झिल्ली बोला जाता है, और अंदर वाली को बोला जाता है अंतः झिल्ली या आंतरिक झिल्ली बोल सकते हो। ये जो झिल्लियां होती हैं ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती हैं। कौन सी प्रोटीन की बनी होती हैं, लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती हैं। इसके बाद बात करते हैं इन झिल्लियों, दोनों झिल्लियों के बीच में जो अवकाश है उसको परिकला अवकाश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिकला अवकाश कहा जाता है, जो लगभग 40 से 70 आर्मस्ट्रॉन्ग चौड़ा होता है। कितना होता है, 40 से 70 आर्मस्ट्रॉन्ग चौड़ा होता है। अब देखिए, जो बाहर वाली झिल्ली जो होती है वो समतल होती है, उस पर किसी प्रकार की कोई अन्य संरचनाएं नहीं होती है। लेकिन जो आंतरिक झिल्ली होती है, मैंने तब आपको समझाने के लिए बनाया था, आंतरिक झिल्ली जो है उस पे उभार पाए जाते हैं, अंतर्वलन पाए जाते हैं। इस प्रकार से आंतरिक झिल्ली जो होती है उस पर इस प्रकार से उभार पाए जाते हैं। इन उभारों को बोला जाता है क्रिस्टी। क्या बोला जाता है, ये नाम याद रखना, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कंपटीशन एग्जाम में कि क्रिस्टी किस कोशिकांग में पाई जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं क्रिस्टी। और इनके बीच के अवकाश को जो है अंतःक्रिस्टी अवकाश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अंतःक्रिस्टी अवकाश बोला जाता है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है, ये क्रिस्टी जो होती है इसकी सतह पर इस प्रकार के कण पाए जाते हैं, संवृत कण जो है वो पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। उन कणों को बोला जाता है F1 कण, या बोल सकते हो प्रारंभिक कण, या क्या बोल सकते हो प्रारंभिक कण, या बोल सकते हो ऑक्सीसोम, या उनको क्या बोल सकते हो ऑक्सीसोम जो है वो आप लोग बोल सकते हो। इन कणों में इलेक्ट्रॉन का परिवहन होता है। क्या होता है इन कणों में, इन्हीं कणों द्वारा जो इलेक्ट्रॉन है उनका परिवहन होता है, इलेक्ट्रॉनों का परिवहन होता है, जिससे क्या है जो एनर्जी है उसका निर्माण होता है। एनर्जी कौन सी, एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। उभार पाए जाते हैं, अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं। इस प्रकार से अंतः झिल्ली में उसे क्रिस्टी कहा जाता है। इनके बीच के अवकाश को अंतःक्रिस्टी अवकाश कहा जाता है।
इनकी सतह पर सेहव्रत कण पाए जाते हैं जिन्हें F1 कण या प्रारंभिक कण या ऑक्सीसोम कहते हैं, और इन्हीं कणों के द्वारा इलेक्ट्रॉन का परिवहन होता है जिससे एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अंदर के भाग को, अगर अंदर के भाग की बात करें तो इसको पीठिका कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के भाग को क्या कहा जाता है? पीठिका कहा जाता है। इंग्लिश में इसे मैट्रिक्स बोलते हैं, 11वीं क्लास में बहुत बार नाम आया था। ये जो है तरल, अर्ध तरल व तरल प्रोटीनों से बना होता है। अर्ध तरल व तरल प्रोटीनों से बना होता है जिसमें बहुत प्रमुख जो एंजाइम हैं वो पाए जाते हैं। सह एंजाइम के रूप में अगर बात करें तो NAD, ठीक है, इसके अलावा NADD, इसके अलावा अगर हम बात करें ADP है, इलेक्ट्रॉन वाहक है, राइबोसोम है, RNA है, DNA है आदि, ये इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये स्थल होता है, इसी के अंदर जो है श्वसन की क्रिया, ऑक्सीश्वसन, ओनली ऑक्सीश्वसन की क्रिया जो है वो होती है, अर्थात O2 का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और क्रेब्स चक्कर बनेगा इसमें, जिसकी हम बात अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ किसकी हो गई? माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित जो मुख्य बात है वो ये है कि इसे कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। कोशिका का क्या बोला जाता है? पावर हाउस बोला जाता है, अर्थात शक्ति ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका को, इसका प्रारंभिक कण और ऑक्सीसोम है वो एटीपी ऊर्जा का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एटीपी ऊर्जा का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस या ऊर्जा घर या ऊर्जा कक्ष इसको बोला जाता है, जिसके अंदर ऑक्सीशोषण की क्रिया होती है। आज के लिए इतना ही। कल हमारे जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑक्सीशोषण की, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके मेथड की हम बात करेंगे।